अब हम स्टार्ट करेंगे कि एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। सबसे पहला है उसमें एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अब जो हमारा पेंक्रियास होता है उसमें 3 सेल होता है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, अमाइलिन एंड सी पेप्टाइड, डेल्टा सेल सिक्रीट करता है सोमेटोस्टैटिन। अब थोड़ा सा फिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोज रेगुलेशन देखते हैं। अब जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा और उसी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, बीटा सेल स्टिमुलेट होते हैं और फिर वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और वो फिर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी में। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं और कुछ जो इंसुलिन सिक्रीशन को डिक्रीज़ करते हैं। अब ग्लूकोज बॉडी में वो क्या करता है, इंक्रेटिन्स जो होते हैं वो जीआई हार्मोन्स होता है इंक्रेटिन्स। एग्जाम्पल इज जीएलपी विच इज़ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 के GLP-1 विच इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रेटिन। अब ये GLP-1 क्या करता है, इट डिलेज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, सो इट प्रिवेंट्स पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। सो GLP-1 एक तो ये साथ में इंसुलिन रिलीज उसको भी इंक्रीज़ करता है कि जो GLP है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ये एक तो इंसुलिन रिलीज इंक्रीज़ करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम करता है, इट स्टिमुलेट सटाइटी सेंटर, मतलब भूख लगनी बंद हो जाती है, फिर ऑल्सो इनहिबिट बीटा सेल एपोप्टोसिस। तो ये GLP के फंक्शन होता है। तो ये GLP-1 विच इज़ इंक्रेटिन, अगर GLP-1 ज़्यादा होगा तो फिर इंसुलिन सिक्रेशन वो भी ज़्यादा होगा। तो अगर डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में हमें ट्रीटमेंट अगर हम देनी है तो एक ड्रग हो गया हमारा GLP-1 एनालॉग। अब ये जो GLP है इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय कंपाउंड नोन एज DPP-4। ये GLP इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय कंपाउंड नोन एज DPP-4। तो अगर हम DPP-4 इनहिबिटर्स दे देंगे तो फिर ये GLP का मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा या उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली इंसुलिन इंक्रीज होगा। तो हम 2 ड्रग हमने देख ली ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस में। हम एक तो GLP एनालॉग दे सकते हैं, दूसरा है DPP-4 इनहिबिटर्स। तो ये 2 ग्रुप ऑफ ड्रग्स हो गए। तो जब ग्लूकोज एंटर करता है इनटू द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ GLP-1 विच इज इंक्रेटिन एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड। फिर इंटेस्टिनल लूमन में और एक एंजाइम होता है विच इज अल्फा ग्लाइकोसिडेस। ये क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सर्कुलेशन। तो अगर हम अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर देंगे तो इंटेस्टिनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाएगा। तो इसलिए अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो 3 ग्रुप हमने देख लिए, एक तो GLP एनालॉग, DPP-4 इनहिबिटर एंड अल्फा ग्लाइकोसिडेस इनहिबिटर। अब बॉडी में से इंसुलिन रिलीज कैसा होता है ये हमने फिजियोलॉजी ऑफ पेंक्रियास उसमें देखा है। यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास है, इसमें ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होती है जो कंटिन्यूसली पोटेशियम इफ्लक्स करवाती है और इसका जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल वो मेंटेन रहता है। अब बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, वो ग्लूकोज फिर एंटर किया इन द बीटा सेल, ग्लूकोज से फिर फॉर्म हुआ ATP, ओके ATP फॉर्मेशन होता है। तो उससे क्या होता है, ATP सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल है वो क्लोज हो जाती है, तो पोटेशियम इफ्लक्स बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से पोटेशियम एक्यूमुलेशन होता है। यहाँ पे जब पोटेशियम एक्यूमुलेशन हुआ, डीपोलराइजेशन होता है ये मेम्ब्रेन का, उससे कैल्शियम चैनल जो होती है वो ओपन होती है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है और फिर ये जो इंसुलिन होता है उसको रिलीज़ करवाती है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन होता है। तो इससे फिर इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो अगर हमें इंसुलिन रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाना है तो हमें सिंपली ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो होती है उससे हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि एक बार ये चैनल ब्लॉक होगी उससे ये पोटेशियम इफ्लक्स बंद हो जाएगा, तो फिर ये डिपोलराइजेशन आगे की सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी कि ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स आर ब्लॉक्ड, इट इंक्रीजिंग कैल्शियम विच कॉजेज इंसुलिन रिलीज। तो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस में हमें 2 एम होते हैं, एक तो टू ट्रीट द पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल थ्रू आउट द डे। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए अलग अलग ड्रग यूज़ करते हैं। अब हम एक एक करके सारे ड्रग्स देखते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो पहला ग्रुप है अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर। ये मैंने बता दिया था, अल्फा ग्लूकोसिडेस क्या करता है, इंटेस्टिनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो अल्फा ग्लाइकोसिडेस इनहिबिटर, तो उससे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सो अल्फा ग्लाइकोसिडेस इनहिबिटर एग्जाम्पल इज ए कार्बोस, वोगिलोबोस एंड मिग्लिटोल। कि ए कार्बोस याद रखना है, ए कार्बोस। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, कि ओनली फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया इन ट्रीटमेंट ऑफ इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन रीनल फेलियर, साइड इफेक्ट इज फ्लैटुलेंस, कि जितना भी यहाँ पे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्लैटुलेंस साइड इफेक्ट और ऑस्मोटिक डायरिया। तो ये अल्फा ग्लाइकोसिडेस इनहिबिटर पहला ग्रुप हो गया, ए कार्बोस वोग्लिबोस। उसके बाद GLP-1 एनालॉग्स, ये GLP-1 एनालॉग्स ये एंड करेंगे इन ग्लूटाइड, लाइक लीरा ग्लूटाइड, सीमा ग्लूटाइड, LB ग्लूटाइड, डुला ग्लूटाइड, ग्लूटाइड में एंड होगा। अगेन ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ग्लूकोज। साइड इफेक्ट इज डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, कि हमने मैकेनिज्म देखी थी, इट कॉज डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ये वेट लॉस भी करवाता है। सो इसलिए इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, ओबीस पेशेंट, ओबीस डायबिटिक पेशेंट में हम देंगे ये GLP-1 एनालॉग। और उसमें ड्रग ऑफ चॉइसेस लीरा ग्लूटाइड। और एक मेजर साइड इफेक्ट हुआ है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो ये GLP-1 एनालॉग के बारे में। लीरा ग्लूटाइड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए यूज़ होता है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, वेट लॉस,
So it can be used in treatment of obese diabetic patient. Drug of choice is liraglutide. Acute pancreatitis, major side effect and increased risk of medullary carcinoma of thyroid. उसके बाद DPP4 inhibitors, ये GLP-1 लेवल को इंक्रीज करते हैं. एंड्स इन ग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन एक्सेट्रा. ग्लिप्टिन में एंड होता है. यूज्ड फॉर मेंटेनेंस. एंड रूट इज ओरल. इसमें रूट था सबक्यूटेनस. GLP-1 एनालॉग उसमें रूट था सबक्यूटेनस, यहाँ पे ओरल. साइड इफेक्ट इज पेंक्रेटाइटिस, नेजोफेरेंजाइटिस. इसमें वेट लॉस नहीं होता, ये याद रखना है, वेट लॉस नहीं होता इसमें. पेंक्रेटाइटिस, नेजोफेरेंजाइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क. तो ये उसका साइड इफेक्ट. कॉन्ट्राइंडिकेशन इज रीनल फेलियर एक्सेप्ट लीनाग्लिप्टिन. कि लीनाग्लिप्टिन जो है दे कैन बी गिवन इन रीनल फेलियर ऑल्सो. फिर कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है. सेक्साग्लिप्टिन जो है इट इंक्रीज रिस्क ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. विल्डाग्लिप्टिन, हेपेटाइटिस. ये स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर. ऑल द ग्लिप्टिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर एक्सेप्ट लीनाग्लिप्टिन विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू द लिवर. तो ये DPP4 इनहिबिटर्स. उसके बाद है अमाइलिन एनालॉग. अब अमाइलिन वो भी बीटा सेल में से सिक्रीट हो रहा था, याद है, फ्रॉम द पेंक्रियास. स्टार्टिंग में बताया था अमाइलिन ऑल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास. ये क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागोन को भी कम करता है. तो ब्लड इन शॉर्ट ब्लड शुगर को ये कम करता है. सो इसमें ड्रग है प्रेमलिनेटेड. कि ड्रग इज प्रेमलिनेटेड. अब ये प्रेमलिनेटेड विच इज़ अमाइलिन एनालॉग, एक ये और दूसरा इंसुलिन. ये दो ही ड्रग्स है विच कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. कि जितनी भी सारी ड्रग्स है टाइप 2 के लिए तो यूज़ हो सकती है, लेकिन टाइप 1 के लिए सिर्फ यही दो यूज़ हो सकती है. अमाइलिन एनालॉग विच इज़ प्रेमलिनेटेड एंड इंसुलिन. तो ये दो ही यूज़ हो सकती है इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बोथ. इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाता है. इंक्रीजेज सटाइटी, ऑल्सो डिक्रीज ग्लूकागोन. इट इज़ यूज्ड इन पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज. तो ये अमाइलिन एनालॉग प्रेमलिनेटेड. उसके बाद इंसुलिन की इंडिकेशंस. तो एक तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. सो ऑल द पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज दे रिक्वायर इंसुलिन. कि याद रखना है, ऑल द पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज दे रिक्वायर इंसुलिन. फिर टाइप 2 अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस. कि इनिशियली हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है उससे टाइप 2 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर वो भी अनकंट्रोल्ड है, टाइप 2 डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो हम इंसुलिन देंगे. तो दो इंडिकेशन हो गई. फिर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड एक्यूट हाइपरकैलेमिया विच इज़ अ नॉन डायबिटिक यूज़. कि नॉन डायबिटिक यूज़ ऑफ इंसुलिन इज एक्यूट हाइपरकैलेमिया. क्योंकि इंसुलिन क्या करवाता है, ब्लड ग्लूकोज भी कम करवाता है और ब्लड में से पोटेशियम लेवल उसको भी कम करवाता है. ये सारी आप फिजियोलॉजी के वीडियो में देख सकते हो. तो इसलिए हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है ये इंसुलिन. तो इंसुलिन कैन बी यूज बोथ इन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. टाइप 1 के लिए ये दो ही ड्रग यूज़ हो सकते हैं. अब इंसुलिन की क्लासिफिकेशन है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. तो जो शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन वो है एफ्रेजा. शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन वो है एफ्रेजा विच इज़ जो पाउडर फॉर्म में होता है. ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इनहेलेशनल. कि एफ्रेजा पहला हो गया. उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग में फास्ट एक्टिंग हो सकता है या फिर स्लो एक्टिंग. शॉर्ट में फास्ट एक्टिंग तो वो है ग्लूलाइसिन, एस्पार्ट एंड लिस्प्रो. कि ग्लूलाइसिन, एस्पार्ट एंड लिस्प्रो दे आर शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग. शॉर्ट एंड स्लो एक्टिंग तो वो है हमारा रेगुलर इंसुलिन. ये रेगुलर इंसुलिन रूट इज सबक्यूटेनियस. कि ये दो दिस इंसुलिन दे आर यूज्ड फॉर पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया. तो दो ग्रुप क्लियर हो गए. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग उसमें फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग. ये याद रखना है गाल, ग्लूलाइसिन, लिस्प्रो एंड एस्पार्ट एंड रेगुलर इंसुलिन विच इज़ अ स्लो एक्टिंग. उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन उसमें आता है NPH. कि NPH याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना नहीं है. NPH जो कि मिल्की क्लाउडी वाइट या टर्बिड फॉर्म में होता है. कि मिल्की क्लाउडी वाइट टर्बिड फॉर्म में होता है. बाकी सारे इंसुलिन क्लियर कलरलेस होते हैं, सिर्फ यही एक ऐसा टर्बिड वाइट मिल्की क्लाउडी होता है NPH. और ये एफ्रेजा वो एक पाउडर फॉर्म में होता है. तो इंटरमीडिएट में एक तो ये हो गया NPH. दूसरा है लेंटे इंसुलिन. अब लेंटे इंसुलिन हम उसे कहते हैं जब हम रेगुलर इंसुलिन के साथ जिंक को ऐड कर दें. जिंक क्या करता है, ये इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको स्टेबलाइज करता है. तो जब रेगुलर इंसुलिन के साथ हम जिंक कंबाइन करते हैं उसे हम कहते हैं लेंटे इंसुलिन. ये या तो पाउडर फॉर्म में हो सकता है या फिर क्रिस्टल फॉर्म में. पाउडर फॉर्म में अगेन ये उसको कहते हैं सेमी लेंटे. क्रिस्टल फॉर्म में उसे कहते हैं अल्ट्रा लेंटे विच इज़ लॉन्ग एक्टिंग. सेमी लेंटे इज शॉर्ट एक्टिंग. तो ये लेंटे इंसुलिन याद रखना है. अगेन इसमें भी रूट है सबक्यूटेनियस और ये भी यूज़ होता है फॉर मेंटेनेंस. इंटरमीडिएट के बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एग्जाम्पल इज तीन इंसुलिन है. डेटामिर, ग्लार्जिन एंड डिग्लूडेक. कि डेटामिर, ग्लार्जिन, लार्ज मतलब लॉन्ग एक्टिंग, ग्लार्जिन एंड डिग्लूडेक. तो ये तीन इंसुलिन है विच आर लॉन्ग एक्टिंग. जो डेटामिर है इट इज़ याद रहे तो रखना रेगुलर इंसुलिन कंबाइंड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड. ग्लार्जिन इज द याद रखना ग्लार्जिन इज द ओनली इंसुलिन विद एसिडिक pH. ग्लार्जिन
is the only insulin with acidic pH. Digludec, it is the longest acting. Okay, Digludec, it is the longest acting insulin. इसमें होता है रेगुलर इंसुलिन कंबाइंड विथ हेक्साडिकेनोइक एसिड, और ये पीकलेस इंसुलिन होता है. पीकलेस इंसुलिन मतलब हमेशा पीक में ही रहता है. बाकी सारे जितने भी इंसुलिन देखे हमने उनका एक पीक आता है जहाँ पे उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, लेकिन डिग्लूडेक लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, उसमें पीकलेस इंसुलिन होता है वो. और ये सबका रूट अगेन सबक्यूटेनियस एंड दे आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस. तो होपफुली सारे इंसुलिन के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे. एक बार क्विक नाम बोल देता हूँ. शॉर्टेस्ट एंड फास्ट एक्टिंग एफ्रेजा पाउडर फॉर्म, इंट्रानेजल रूट. शॉर्ट एक्टिंग उसमें फास्ट एक्टिंग हुआ है गाल, ग्लूलाइसिन, एस्पार्टेन, लिस्प्रो. स्लो एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन. इंटरमीडिएट में लेंटे इंसुलिन एंड एनपीएच. लॉन्ग एक्टिंग में डेटेमीर, ग्लार्जिन विच इज़ ओनली इंसुलिन विद एसिडिक पीएच. लास्ट में डिग्लूडेक विच इज़ लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन. इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन तो मोस्ट कॉमन रूट इज सबक्यूटेनियस. साइट इज एब्डोमेन. कि मोस्ट कॉमन रूट इज सबक्यूटेनियस. साइट ऑफ इंजेक्शन इट इज एब्डोमेन एक्सेप्ट द पेरीअम्बिलिकल रीजन. के पेरीअम्बिलिकल रीजन में कभी भी हम इंजेक्ट नहीं करेंगे. एब्डोमेन के अलग अलग एरिया में हम इंजेक्ट करेंगे. थाई में भी कर सकते हैं, आर्म में भी कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड इज एब्डोमेन. तो ये सबक्यूटेनियस रूट. दूसरा आईवी रूट भी होता है. सो ओनली रेगुलर इंसुलिन कैन बी गिवन आईवी. कि ओनली रेगुलर इंसुलिन कैन बी गिवन आईवी. बाकी सारे इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस के थ्रू ही देंगे. अब ये जो रेगुलर इंसुलिन है उसको हम आईवी दे सकते हैं. तो फिर ये रेगुलर इंसुलिन इज द इंसुलिन ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया. कि इंसुलिन ऑफ चॉइस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया, तो वो है हमारा रेगुलर इंसुलिन. तो ये दूसरा रूट हो गया. और थर्ड रूट हुआ इनहेलेशनल विच इज एफ्रीजा. तो ये 3 रूट हो गए, सबक्यूटेनियस, आईवी एंड इनहेलेशनल. ये याद रखना, आईवी रूट, रेगुलर इंसुलिन. उसके बाद एफ्रीजा के बारे में थोड़ा देखते हैं. तो एक तो इनहेलेशनल इंसुलिन है, रैपिडली ऑब्जर्व होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया. इसका साइड इफेक्ट एक तो कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म. के ब्रोंकोस्पाज्म एक साइड इफेक्ट है, तो इसलिए इसे हम सीओपीडी एंड ब्रोंकल अस्थमा के पेशेंट में यूज़ नहीं करेंगे एफ्रीजा इंसुलिन. तो ये सारे हमने टाइप्स ऑफ इंसुलिन देख लिया. अब साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन देखते हैं. तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हुआ है हाइपोग्लाइसीमिया. कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया. और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है. तो अफ्रेजा में सबसे ज़्यादा होगा, फिर शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग या शॉर्ट एंड स्लो एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग दे हैव लीस्ट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. तो ये पहला साइड इफेक्ट हो गया हाइपोग्लाइसीमिया. फिर हाइपोकलीमिया. इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन का काम क्या था, ग्लूकोज को वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ब्लड टू द ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू. तो ग्लूकोज के साथ साथ ये पोटेशियम को भी ट्रांसपोर्ट करता है. तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एक साइड इफेक्ट हो गई. दूसरी हाइपोकलीमिया, ब्लड में से पोटेशियम वो भी कम हो जाएगा. तो हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकलीमिया. फिर दूसरा है लाइपोडिस्ट्रोफी या फिर लाइपोहाइपरट्रोफी. ये होता है ड्यू टू रिपीटेड इंजेक्शन साइट. एक ही जगह पे हम बार बार इंजेक्शन देंगे तो वहाँ पे लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकता है. तो ये 3 साइड इफेक्ट हो गए, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकलीमिया एंड लाइपोडिस्ट्रोफी. तो ये पूरा इंसुलिन के बारे में. उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देखते हैं. अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट उनकी 3 मैकेनिज्म हो सकती है. या तो वो इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज करेंगे, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेंगे, या फिर हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन उसको कम कर देंगे. तो ये 3 मैकेनिज्म हो सकती है. उसके हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स है. तो पहला है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स इंक्रीजिंग द इंसुलिन रिलीज. तो इंसुलिन रिलीज कौन करवाता है वो देखते हैं. तो हमने एकदम स्टार्टिंग में फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन रिलीज वो देखा था, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल. तो अगर ऐसा ड्रग जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल उसको ब्लॉक कर देगा तो इंसुलिन रिलीज इंक्रीज हो जाएगा. तो इसमें 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स होती है. पहली है सल्फोनाइल यूरिया और दूसरी है मैग्लीनिटिड्स. ये सल्फोनाइल यूरिया एंड मैग्लीनिटिड्स. सल्फोनाइल यूरिया लॉन्ग एक्टिंग होती है, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करवाती है और मेंटेनेंस के लिए यूज़ होती है. मैग्लीनिटिड्स शॉर्ट एक्टिंग होती है, लेस इंसुलिन रिलीज करवाती है, इसलिए ये पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है. क्लियर हो गया दोनों के बारे में. ये ज़्यादा बेटर है सल्फोनाइल यूरिया. अब इनका साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया. अगेन हाइपोग्लाइसीमिया इट इज़ मोर विथ सल्फोनाइल यूरिया. फिर वेट गेन ड्यू टू फैट डिपोजिशन. सो सल्फोनाइल यूरिया में वेट गेन होता है. सो दे आर नॉट प्रीफर्ड इन ओबीस पेशेंट. क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इट ब्लॉक्स हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. तो लाइपोलाइसिस इनिबिट होता है. इन शॉर्ट लाइपोलाइसिस इनिबिट हो जाता है, इसकी वजह से वेट गेन होता है. और लास्ट में हाइपर सेंसिटिविटी, रैशेस और डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन. एंड दे आर नॉट एडवाइज्ड टू टेक अलॉन्ग विथ अल्कोहल. सो सल्फोनाइल यूरिया एंड मैग्लीनिटिड्स दे आर नॉट एडवाइज्ड टू टेक विथ अल्कोहल. तो साइड इफेक्ट क्लियर हो गई. अब एक एक ड्रग के बारे में देखते हैं. मैग्लीनिटिड ड्रग्स, उसमें इतनी ड्रग्स आती है, रेपाग्लिनिड, मेटिग्लिनिड एंड ग्लिनिड से होती है, एंड नेटिग्लिनिड. ये मेटाग्लिनिड ग्रुप ऑफ ड्रग्स. सल्फोनाइल यूरिया उसमें 2 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में आती है क्लोरप्रोपेमाइड और टॉलब्यूटामाइड. ये टॉलब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपेमाइड. टॉलब्यूटामाइड जो होती है वो हिपेटोटॉक्सिक होती है, और क्लोरप्रोपेमाइड इसका साइड इफेक्ट्स ज़्यादा सीवियर होता है. एक तो सी से याद रखना है क्लोरप्रोपेमाइड, उसका सी से याद रखना है कोलेस्ट्रिक जॉन्डिस, इंक्रीजिंग एडीएच सिक्रीशन लीडिंग टू सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच. कि इंक्रीज एडीएच
तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया एंड डायबिटिक इंसिपिडस, तो ये साइड इफेक्ट है ऑफ क्लोरप्रोपेमाइड। अब जो सेकंड जनरेशन होती है दे आर मोर पोटेंट एंड लेस टॉक्सिक, सो ये फर्स्ट से बेटर होती है सेकंड जनरेशन, मोर पोटेंट एंड लेस टॉक्सिक। एग्जांपल इज ग्लिपिजिड, ग्लिक्लाजिड, ग्लिबेंक्लेमाइड या ग्लाइबुराइड। ओके, याद रखना ग्लाइबुराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लाइबुराइड। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट टी हाफ, सो इसमें ओडी डोज, सिंगल डोज देंगे पर डे। ये सेकंड ग्रुप जनरेशन है ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। ये ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं, ये सिर्फ देख सकते हो। उसमें से जो ग्लाइबुराइड है या ग्लिबेंक्लेमाइड लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है। तो ये थी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इंक्रीजेस इंसुलिन रिलीज। अब दूसरा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डिक्रीजिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। तो इसमें ये ड्रग जो होता है सिंपली याद रखना है, दे स्टिमुलेट्स PPAR गामा, PPAR गामा से उतना ही दिया, इट स्टिमुलेट्स PPAR गामा विच इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और फिर GLUT1 और 4 प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सो इट इंक्रीजेस GLUT1 4 रिसेप्टर प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस इंसुलिन रिलीज। ग्लूट रिसेप्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब ग्लूकोज अपटेक वो इंक्रीज होगा, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस वो भी कम होगा। और इसमें भी वेट गेन देखने को मिलता है ड्यू टू एडिपोसाइट प्रोलिफरेशन के वेट गेन इज सीन। अब इसका एग्जांपल है, ये ग्रुप ऑफ ड्रग का उसका नाम है थायाजोलिडिनेड, सिर्फ ड्रग का नाम याद रखना, पियोग्लिटाजोन। अब पियोग्लिटाजोन इज़ द ओनली ड्रग अवेलेबल इन इंडिया। ये ब्लैक बॉक्स में आता है और एक वार्निंग होती है बड़ी सी, इट कॉजेज ब्लैडर कैंसर। तो इसका मेजर साइड इफेक्ट हुआ है ब्लैडर कैंसर। अदर साइड इफेक्ट्स आर हिपेटोटॉक्सिक, सोडियम वाटर रिटेंशन लीडिंग टू इडिमा, वेट गेन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और लास्ट में ऑस्टियोपोरोसिस इन वीमन। तो ये साइड इफेक्ट है ऑफ पियोग्लिटाजोन विच डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ब्लैडर कैंसर याद रखना है और ये सारे फीचर्स याद रखना, साइड इफेक्ट्स। फिर दूसरा ड्रग भी है रोजेग्लिटाजोन, के ग्लिटाजोन में एंड करते हैं ये सारे ड्रग। तो रोजेग्लिटाजोन इसका साइड इफेक्ट है या कॉम्प्लिकेशन हुआ है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर ट्रोग्लिटाजोन हिपेटोटॉक्सिक। तो होपफुली पियोग्लिटाजोन ब्लैडर कैंसर, P और B, रोजेग्लिटाजोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ट्रोग्लिटाजोन हिपेटोटॉक्सिक। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करवाता है। फिर लास्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डिक्रीजिंग द हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, और ये ग्रुप ऑफ ड्रग है वो है बायगुएनाइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग हुआ है मेटफॉर्मिन, कि बायगुएनाइड्स क्लास ऑफ ड्रग है। एग्जाम्पल इज मेटफॉर्मिन होता है, और दूसरा है फिनफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज द ओनली ड्रग विच इज करंटली यूज्ड। फिनफॉर्मिन इट इज़ बैन बिकॉज इट कॉजेज सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस। वे मेटफॉर्मिन करता क्या है, ये इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज़ नहीं करवाता, इसलिए इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता। बाकी जो भी इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज़ करवा रहे थे या अगर हम इंसुलिन दे रहे थे उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता था, लेकिन ये मेटफॉर्मिन ऐसा है जो हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन उसको कम करता है, इंसुलिन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें इट कैनॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इट कैनॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये एक तो इनहिबिट करता है AMP को, इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत कम करता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्पटिंग इनहिबिट करा है, इसका मतलब ये वेट लॉस करेगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम हो रही है, इसका मतलब फूड स्टमक में ज़्यादा देर तक रहेगा, तो पेशेंट वो खाना नहीं खाएगा, तो इट विल लूज वेट। सो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो मतलब वो वेट लॉस करवाता है, सो दे कैन बी यूज्ड इन ओबीस पेशेंट। तो ये मेटफॉर्मिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई, एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग उसको इनहिबिट करता है, सो वेट लॉस करवाता है, ओबीस पेशेंट में हम दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, प्रोफाइलैक्सिस इन प्री डायबिटिक पेशेंट, PCOS में भी हम दे सकते हैं। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, तो ये सारी कंडीशन में मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्सिस इन प्री डायबिटिक पेशेंट, PCOS, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, तो ये मेटफॉर्मिन के बारे में। फिर साइड इफेक्ट उसकी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो ये B12 एब्जॉर्प्शन को कम करवाता है, तो इसमें B12 एफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए हम साथ में B12 सप्लीमेंटेशन भी देते हैं, तो B12 एब्जॉर्प्शन कम करवाता है, पहला हो गया। दूसरा ये लैक्टिक एसिडोसिस भी करवाता है, लेकिन फेनफॉर्मिन की तरह सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस नहीं करवाता। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है ऐसे पेशेंट जिसमें लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, लाइक इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीवियर लंग डिसीज, रीनल फेलियर एंड लिवर फेलियर, तो इन पेशेंट में हम मेटफॉर्मिन नहीं देंगे। उसके बाद लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग हुआ है सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर या फिर SGL2 इनिबिटर, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, SGL2 इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करवाता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो सपोज हम ये SGLT2 को इनिबिट कर दे तो फिर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उसकी वजह से ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन वो भी नहीं होगा और ग्लूकोज जो है वो यूरिन में निकल जाएगा। तो ये SGLT2 इनिबिटर की मैकेनिज्म। सो एग्जांपल इज कैनाग्लोफिजिन, ओके, ग्लोफिजिन में एंड होता है, कैनाग्लोफिजिन, डेपाग्लोफिजिन एंड ईपाग्लोफिजिन। इट डिक्रीजेस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड आर एक्सक्रीटेड वाया द यूरिन।
So it increases glucose and sodium in the urine. It increases glucose and sodium in the urine. So they are used in treatment of type 2 diabetes mellitus along with insulin. कि इसको हम अकेले सिंगल नहीं देंगे, हम इंसुलिन या किसी और ड्रग के साथ देंगे SGLT2 इनिबिटर्स को, या तो मेटफॉर्मिन के साथ दे सकते हैं या फिर इंसुलिन या फिर DPP4 इनिबिटर के साथ। अब साइड इफेक्ट कौन सा होगा? मोस्ट कॉमन और लॉजिकल वो है UTI, कि यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, हो सकता है यूरोसेप्सिस या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक फोरनियर्स गैंग्रीन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरोसेप्सिस या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फोरनियर्स गैंग्रीन। फिर रेयर साइड इफेक्ट हुआ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कि रेयर साइड इफेक्ट हुआ है डायबिटिक कीटोएसिड। अब एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ SGLT2 इनिबिटर, तो वो एक तो है वेट लॉस, लो बीपी, कि सोडियम एक्सक्रीशन करवा रहा है इसकी वजह से लो बीपी होगा, वेट लॉस भी होगा कि एक्सेस फ्लूइड लॉस हो रहा है, फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ये एक साइड इफेक्ट है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ये एडिशनल बेनिफिट हो गए। और दूसरा एक एडिशनल बेनिफिट ये कि डिक्रीजेस कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसको प्रिवेंट करेगा, तो डिक्रीजेस कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी। तो दो ड्रग्स है विच रिड्यूसेस कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, तो एक तो GLP-1 एगोनिस्ट एंड दूसरा ये SGLT2 इनिबिटर्स। इसके दो बेनिफिट हो गए, वेट लॉस एंड डिक्रीज CVS मोर्टेलिटी, GLP-1 एनालॉग एंड SGLT2 इनिबिटर्स। फिर और एक रिसेंटली अप्रूव्ड ड्रग हुआ है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये भी एक्ट करती है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये लिस्ट ऑफ ड्रग्स दिए एंटी डायबिटिक ड्रग, तो ये वेट लॉस करवाती है और ये वेट गेन करवाती है। तो GLP-1 एगोनिस्ट, मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनिबिटर्स, एमाइलिन एनालॉग्स, तो ये वेट लॉस करवाती है। सो दे कैन बी गिवन इन ओबीस पेशेंट। वेट गेन कौन करवाती है? सल्फोनल यूरियान, थायाजोडाइड जो पियोग्लिटाजोन था ब्लैडर कैंसर वाला, तो ये दो ड्रग्स वेट गेन करवाती है, तो ये ओबीस पेशेंट में हम नहीं दे सकते। और DPP4 इनिबिटर जो है दे आर वेट न्यूट्रल। तो ये था सारा एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, सारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स दिए हुए हैं, ये इंसुलिन के बारे में दिया हुआ है, अल्ट्रा शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग। ये था एंटी डायबिटिक ड्रग। उसके बाद देखते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन बोन्स। एक बेसिक चीज़ हमें याद रखनी है, वो बता देता हूँ। जब भी बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब बोन जो कैल्शियम होता है वो बोन में से बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया होगा, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा। कि बोन रिजॉर्प्शन में कैल्शियम जो है वो बोन से बॉडी में जाता है, तो हाइपर कैल्सीमिया होगा। अगर बोन फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर जो कैल्शियम आएगा वो बोन में, वो कहाँ से आएगा? बॉडी में से बोन में आएगा, तो ब्लड में से या बॉडी में से कैल्शियम कम होगा। तो ये बेसिक चीज़ याद रखनी है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन बोन दे आर प्राइमरीली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मेनली यूज़ होता है। अब फिजियोलॉजी क्या होती है बोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस में? तो पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन D3 वो क्या करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट में जाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर रैंक लाइगेंड फॉर्म करते हैं। कि इन शॉर्ट ये पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन D3 वो ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं और फिर रैंक लाइगेंड फॉर्म होता है। फिर ये रैंक लाइगेंड ऑस्टियोक्लास्ट में जाता है और फिर ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है, कि ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है ये रैंक लाइगेंड, और फिर ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन करवाता है। बोन रिजॉर्प्शन होगा तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगा। तो बोन रिजॉर्प्शन होता है। अब बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है तो कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे विच इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है तो बोन फॉर्मेशन भी इंक्रीज होना चाहिए। तो फैक्टर्स जो रिलीज होता है दे आर बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स फिर बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन D3, जब बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होगा तब ये पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन D3 वो एक्टिवेट होंगे या स्टिमुलेट करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट को, वो फिर रैंक लाइगेंड फॉर्म करेंगे, फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट में जाएगा और बोन रिजॉर्प्शन होगा। अभी ऑस्टियोब्लास्ट वो क्या करता है? रिलीज़ करता है स्क्लेरोस्टिन, कि इट रिलीजेस स्क्लेरोस्टिन। ये स्क्लेरोस्टिन फिर इट प्रिवेंट्स बोन फॉर्मेशन, ये ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है स्क्लेरोस्टिन। तो ये बेसिक फिजियोलॉजी थी। अब ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में दो मैकेनिज्म हो सकती है, या फिर ऐसा ड्रग विच इनहिबिट्स बोन रिजॉर्प्शन या फिर ड्रग्स दैट स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन, कि बोन रिजॉर्प्शन कम करना या फिर बोन फॉर्मेशन इंक्रीज करना। तो ये दो प्रोसेस हो सकती है। तो ड्रग्स विच डिक्रीजेस बोन रिजॉर्प्शन, तो दे आर डेनोसुमाब, बिसफॉस्फोनेट, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SCRM एंड प्लाइकामाइसिन। तो ये चार ग्रुप ऑफ ड्रग्स डिक्रीजेस बोन रिजॉर्प्शन। सीरम कैल्शियम लेवल तो कम ही होगा क्योंकि जो कैल्शियम आ रहा है वो बॉडी में से ही आएगा, ब्लड में से ही आएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो कैल्शियम चाहिए होता है बोन फॉर्मेशन के लिए वो ब्लड में से ही आएगा, इसलिए सीरम कैल्शियम तो दोनों में कम होगा। तो ये पहला ग्रुप हो गया। उसके बाद सेकेंड ग्रुप विच इंक्रीजेस बोन फॉर्मेशन, तो वो है टेरीपैराटाइड एंड एबोलापैराटाइड। टेरीपैराटाइड विच इज़ अ पैराथायरॉयड हार्मोन एनालॉग्स एंड एबोलोपैराटाइड विच इज़ अ पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड एनालॉग्स। ये दो हो गए टेरीपैराटाइड एंड एबोलापैराटाइड। फिर है रोमोसोजुमाब विच इज़ एन एंटी स्क्लेरोस्टिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये स्क्लेरोस्टिन जो था वो ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करा था, तो ये उस स्क्लेरोस्टिन को इनहिबिट करेगा, रोमोसोजुमाब। फिर है
स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट। स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट ये क्या करेगा, इसकी ये ऐसा ड्रग है जो दोनों एक्शन करता है, बोन रिजॉर्प्शन कम भी करता है और बोन फॉर्मेशन इंक्रीज भी करता है, लेकिन ये FDA अप्रूव्ड नहीं है अभी, स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट। तो ये 2 ग्रुप्स हो गए। अब एक एक ग्रुप को इंडिविजुअली देखते हैं। तो पहला है डेनोसुमाब। अब डेनोसुमाब जो है इट इज़ एन एंटी रैंक लाइगेंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब रैंक लाइगेंड जो था जो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करा था, ये डेनोसुमाब ये रैंक लाइगेंड को इनिबिट करेगा। एंटी रैंक लाइगेंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। रूट इज सबक्यूटेनियस, गिवन वंस एवरी 6 मंथ्स। मैकेनिज्म डिक्रीजेस बोन रिजॉर्प्शन। इसके यूजेज है जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन, प्रोस्टेटिक कैंसर, मेटास्टेसिस के बोन में मेटास्टेसिस भी होता है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर कैल्सीमिया, मल्टीपल माइलोमा एंड पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ होता है। ये सारे यूजेज ऑफ डेनोसुमाब। साइड इफेक्ट इसकी हाइपोकैल्सीमिया, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, कि याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ एंड सेकेंडरी कैंसर। तो ये डेनोसुमाब के बारे में। उसके बाद बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट अगेन वो भी ऑस्टियोक्लास्ट को इनिबिट करता है और बोन रिजॉर्प्शन को इनिबिट करता है। बिसफॉस्फोनेट वो एंड होता है इन द ड्रोनेट के ड्रोनेट। इसमें 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पोटेंट होती है वो थर्ड जनरेशन और सबसे कम पोटेंट होती है वो होती है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन तो यूज़ नहीं होती, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन यूज़ होती है। सेकंड जनरेशन का एग्जांपल है एलेंड्रोनेट एंड पेमिड्रोनेट, एलेंड्रोनेट एंड पेमिड्रोनेट। थर्ड जनरेशन का एग्जांपल है रिजेड्रोनेट या राइजड्रोनेट या फिर जोलिड्रोनेट। और ये जोलिड्रोनेट इट इज़ द मोस्ट पोटेंट बिसफॉस्फोनेट। ये क्लियर हो गया। अब ये 4 ड्रग हुई, इसमें से पहली और तीसरी एलिंड्रोनेट एंड रिजेड्रोनेट ये ओरली देते हैं, और दूसरी और चौथी जो है दे आर गिवन इंट्राविनसली एंड डोजिंग इज़ वंस इन अ ईयर। ओरल जो थी वो देते हैं वंस डेली, और जो IV देते थे वो हम देते हैं वंस इन अ ईयर टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बिसफॉस्फोनेट के बारे में। अब बिसफॉस्फोनेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, कि बिसफॉस्फोनेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। फिर हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी एंड अर्ली स्टेज पगेट्स डिजीज। तो इन कंडीशन में बिसफॉस्फोनेट यूज़ होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बिसफॉस्फोनेट के बारे में, एक तो बिसफॉस्फोनेट जब हम ओरल देते हैं तो इट हैज़ पुअर एब्जॉर्प्शन, देयरफॉर इट हैज़ टू बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो ये एक एडवाइस या प्रिकॉशन है पेशेंट को जो हम बता दें कि पुअर एब्जॉर्प्शन होता है ओरल बिसफॉस्फोनेट का, इसकी वजह से हम पेशेंट को सजेस्ट करता है कि ये ड्रग वो खाली पेट ले, इट इज़ टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो इसमें 3 प्रिकॉशन हम देते हैं। पहली तो बता दें इट इज़ गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक, दूसरी है इट इज़ टेकन विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर, तीसरी है पेशेंट शुड नॉट लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स। ओके, एक बार दवाई ले ली उसके बाद पेशेंट शुड नॉट लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स। तो ये 3 प्रिकॉशन हो गए, तो ये हम ज़रूर बताते हैं पेशेंट को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसकी साइड इफेक्ट, एक तो बिसफॉस्फोनेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टॉक्सिक टू द ईसोफेगस, इट इज़ टॉक्सिक टू ईसोफेगस। तो ये ईसोफेजल अल्सर कर सकता है, ईसोफेजाइटिस कर सकता है, ये बिसफॉस्फोनेट की ये कॉम्प्लिकेशन है, टॉक्सिक टू ईसोफेगस। फिर अगेन जो ऑस्टियोनेक्रोसिस, बोन फ्रैक्चर, बोन पेन, वो तो रेयरली होता है। तो ये 2 मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, और ये याद रखना टॉक्सिक टू द ईसोफेगस बिसफॉस्फोनेट। उसके बाद SERM सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसकी भी एक्शन थी इनिबिट ऑस्टियोक्लास्ट, इनिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एंड इनिबिट बोन रिजॉर्प्शन। ड्रग इज रेलॉक्सिफिन, बेजाडॉक्सिफिन, कैल्सिटोनिन एंड कैल्सिटोनिन भी नहीं है, सिर्फ ये 2 ही है, रेलॉक्सिफिन एंड बेजाडॉक्सिफिन। उसमें रेलॉक्सिफिन जो है इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। बट हाँ सॉरी, इसकी एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये लो LDL को भी कम करता है और ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क उसको भी कम करता है। तो ये रेलॉक्सिफेन उसकी एडवांटेज है। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ होता है। इसकी एडिशनल बेनिफिट है ये LDL को भी कम करता है और साथ में ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर उसकी रिस्क को भी कम करता है। साइड इफेक्ट इसका ये है कि एक तो हॉट फ्लैशेज है और दूसरा इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कि ये याद रखना इट हैज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ हॉट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और साथ में हॉट फ्लैशेज भी होता है। अब इसको काउंटर में हम दूसरी ड्रग है वो है बेजिडॉक्सिफिन। बेजिडॉक्सिफिन अगर हम ईस्ट्रोजन के साथ कंबाइन कर दें देन इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस विथ हॉट फ्लैशेस। तो ईस्ट्रोजन हमने दे दिया, इसकी वजह से हॉट फ्लैशेस वो मैनेज हो गई। तो ये 2 ड्रग हो गई, रेलॉक्सिफिन एंड बेजिडॉक्सिफिन। उसके बाद है कैल्सिटोनिन, ये इंट्रानेजली दे सकते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस एंड सबक्यूटेनियसली फॉर पगेट्स डिसीज। साइड इफेक्ट इज लिवर कैंसर, अदर यूजेस एनाल्जेसिया इन द वर्टिब्रल फ्रैक्चर। बस ये रखना है कैल्सिटोनिन को। फिर प्लाइकामाइसिन भी है, वो भी दे सकते हैं। अब इतनी सारी हमने ड्रग देख ली, वो थी इनिबिट कर रही थी ऑस्टियोक्लास्ट को। अब देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट कौन करती है, बोन फॉर्मेशन स्टिमुलेट कौन करती है। तो पहली है पैराथायरॉयड हार्मोन एनालॉग्स, तो टेरीपैराटाइड एंड एबोलापैराटाइड। टेरीपैराटाइड PTH एनालॉग है, एबोलापैराटाइड PTH रिलेटेड पेप्टाइड एनालॉग है। सबक्यूटेनियस रूट में देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। मैक्सिमम 2 ईयर के ड्यूरेशन तक देते हैं, ओके, सिर्फ 2 साल तक ही दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट है मोस्ट कॉमन ऑस्टियोसार्कोमा एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पगेट्स डिसीज।
तो ये याद रखना, कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पगेट्स डिसीज। बाकी सारी हम ड्रग्स दे सकते थे इन ट्रीटमेंट ऑफ पगेट्स डिसीज, लेकिन एनाबॉलिक ड्रग या पीटीएच एनालॉग उनका कॉन्ट्राइंडिकेशन है पगेट्स डिसीज, और साइड इफेक्ट इज ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये पीटीएच एनालॉग्स, दे आर एनाबॉलिक ड्रग्स। फिर दूसरी है एंटी स्क्लेरोस्टिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एग्जाम्पल इज रोमोसोजुमाब, अगेन ट्रीटमेंट इज पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के रोमोसोजुमाब। फिर लास्ट में हमने देखी थी स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट, विच इज़ नॉट एफडीए अप्रूव, ये बोन रिजॉर्प्शन कम भी करती है और बोन फॉर्मेशन इंक्रीज भी करती है। तो ये थी सारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन द बोन। तो ये चार्ट फॉर्म दिया हुआ है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद थायराइड ड्रग्स देखते हैं, तो ये फटाफट मैं बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 होता है, सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड फॉलिकुलर सेल। पैराथायरॉइड में पैराफॉलिकुलर सेल होता है, वो कैल्शियोनिन सीक्रेट करता है। जो T3 है वो एक्टिव होता है बट इट इज़ लेस इन क्वांटिटी। T4 होता है वो लेस एक्टिव होता है लेकिन इट इज़ अबंडेंट। अब फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन या थायराइड हार्मोन फॉर्म कैसे होते हैं, तो ये फॉलिकुलर सेल है, इसमें सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर होता है। ये क्या करता है, सोडियम एंड आयोडीन उसका इन्फ्लक्स करवाता है, सोडियम आयोडीन सिम्पोटर। इट पम्प्स सोडियम एंड आयोडीन इनसाइड द ग्लैंड। अभी आयोडीन जो होता है विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज ये कन्वर्ट होता है इनटू MIT। MIT इज मोनो आयोडो थायरोट्रोपिन। MIT फिर अगेन MIT प्लस MIT फॉर्म होता है DIT, MIT प्लस DIT कंबाइन होकर फॉर्म होता है T3, DIT प्लस DIT फॉर्म होता है इंटू T4। तो इससे T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन है वो फॉर्म होते हैं। और एंजाइम कौन सा है, वो है थायराइड पेरोक्सीडेज। अब ये फॉर्मेशन ऑफ MIT एंड DIT उनका नाम है ऑर्गेनिफिकेशन। ओके, इस रिएक्शन का नाम है ऑर्गेनिफिकेशन। और ये फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 उसे हम कहते हैं कपलिंग, कि MIT एंड DIT का क्या हुआ, कपलिंग, उसकी वजह से ये T3 T4 हुआ। तो यहाँ पे था ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद ये T3 T4 ये जाता है इन द थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन एक स्टोरेज फॉर्म है ऑफ T3 T4। फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी बॉडी में तब ये थायरोग्लोबिन में से T3 T4 रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो थायरोग्लोबिन में से ये T3 T4 रिलीज़ हो रहा है। और ये रिलीज़ करवाता कौन है, तो थायोल एंडोपेप्टिडेज रिलीज़ करवाता है T3 T4 का। फिर पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इंटू T3 होता है बाय 5D आयोडीनेस या 5-D आयोडीनेस। तो क्लियर हो गया होगा फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन। एंटी थायराइड ड्रग हम 4 जगह पे एक्ट कर सकती है। पहली तो ये ड्रग्स ब्लॉकिंग द सोडियम आयोडाइन सिम्पोटर। सेकंड, ड्रग ब्लॉकिंग द थायराइड पेरोक्सीडेज, तो इससे ऑर्गेनिफिकेशन कपलिंग वो ब्लॉक होगी। तीसरी, ड्रग ब्लॉकिंग द थायल एंडोपेप्टिडेज, इससे रिलीज ऑफ T3 T4 नहीं होगा। और चौथी, ड्रग ब्लॉकिंग 5-D आयोडीनेस, इससे पेरिफेरल कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये 4 क्लासेस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। अब एक एक करके सब देखते हो। पहला सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर इनिबिटर्स, तो ये एक तो टॉक्सिक होती है, उसका एग्जाम्पल है थायोसाइनेट, से भी याद रखना है। अब तो यूज़ नहीं होते, मोर टॉक्सिक सो लेस प्रीफर। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म वो देखते हैं, तो हीट टॉलरेंस, वेट लॉस एंड सिंपैथेटिक फीचर्स होते हैं। तो ये ओवरऑल फीचर्स होता है हाइपरथायरॉइडिज्म के। तो ये पहला हमने क्लास देख लिया। उसके बाद दूसरा थायोएमाइड ड्रग जो ब्लॉक करता है थायराइड पेरोक्सीडेज। इसमें 2 ड्रग आती है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल। कार्बिमाजोल इज अ प्रो ड्रग ऑफ मेथिमाजोल। फाइनल ड्रग तो ये मेथिमाजोल ही है। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल ये याद रखो। उसमें से जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 उसको भी ब्लॉक करती है, और ये थायराइड पेरोक्सीडेज उसको भी ब्लॉक करती है। तो ये उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लेकिन इन दोनों में से जो मोर पोटेंट है वो है ये मेथिमाजोल, इट इज़ मोर पोटेंट। इसकी हाफ लाइफ वो भी ज़्यादा है, 6 आवर्स। तो इसको OD डोज में देते हैं, सिंगल डोज इन अ डे। इसकी हाफ लाइफ कम है तो इसमें TDS देते हैं 3 टाइम्स पर डे। साइड इफेक्ट्स ये मोर पोटेंट है और इसकी साइड इफेक्ट वो भी ज़्यादा है। मेथिमाजोल मोर पोटेंट एंड मोर साइड इफेक्ट। तो पहला साइड इफेक्ट इज टेराटोजेनिक, इट इज़ टेराटोजेनिक, इट कॉजेज कोएनल या फिर ईसोफेजियल अट्रीजिया। फिर क्यूटिस एप्लेजिया मतलब स्किन डिफॉर्मिटी। फिर कोलेस्ट्रिक जॉन्डिस। तो ये सारी उसके साइड इफेक्ट्स हैं। प्रोपाइल थायोयूरेसिल उसमें हिपेटाटॉक्सिक है, बस वही एक साइड इफेक्ट है। तो प्रेगनेंसी में प्रोपाइल थायोयूरेसिल देंगे, कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछा हो तो उसमें प्रोपाइल थायोयूरेसिल देंगे, लेकिन सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल हम दे सकते हैं, क्योंकि तब तक ऑर्गेन फॉर्मेशन हो जाता है फीटस में। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया ना हो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में दे रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसमें हम प्रेफर करेंगे ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल, क्योंकि ये टेराटोजेनिक नहीं है। लेकिन ओवरऑल सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रीफर्ड वो है ये मेथिमाजोल। फिर ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल हम देते हैं प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में। फिर सीवियर हाइपरथायरॉइडिज्म एंड थायराइड स्टोम, कि सीवियर हाइपरथायरॉइडिज्म एंड थायराइड स्टोम उसमें भी हम ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं, क्योंकि ये एक तो ये थायराइड पेरोक्सीडेज को इनिबिट तो करता ही है, साथ में पेरिफेरल कन्वर्जन वो भी इनिबिट करता है। तो इसलिए सीवियर हाइपरथायरॉइडिज्म या थायराइड स्टोम दोनों में प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज प्रीफर्ड, एंड इसमें साइड इफेक्ट भी कम है। सो देखिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म या ग्रेव्स डिसीज ओवरऑल इट इज़ मेथिमाजोल, क्योंकि मोर पोटेंट है, कि ओवरऑल इट इज़ मेथिमाजोल। प्रेग्नेंट फीमेल में प्रोपाइल थायोयूरेसिल,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइलथायोयूरेसिल, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल, लैक्टेशन में प्रोपाइलथायोयूरेसिल, सीवियर थायरॉयडोक्सिकोसिस या थायरॉयड स्टॉर्म अगेन प्रोपाइलथायोयूरेसिल बिकॉज इट ऑल्सो ब्लॉक्स पेरिफेरल कन्वर्जन एंड इट इज शॉर्टर एक्टिंग एंड लेस टॉक्सिक। हालांकि थायरॉयड स्टॉर्म में हमें एरिथमिया भी होता है पेशेंट को, और ट्रेमर्स होता है, पाल्पिटेशन होता है, स्वेटिंग होते हैं, तो ये सारे फीचर्स होते हैं थायरॉयड स्टॉर्म के। तो ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस तो वो है प्रोप्रानोलोल, क्योंकि ये एरिथमिया को उसके लिए उसको भी ट्रीट कर सकता है, ये प्रोप्रानोलोल विच इज़ बीटा ब्लॉकर। तो थायरॉयड स्टॉर्म के लिए ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इट इज़ प्रोप्रानोलोल, लेकिन एंटी थायरॉयड ड्रग ऑफ चॉइस तो वो है प्रोपाइलथायोयूरेसिल। होपफुली क्लियर हो गया होगा, प्रोप्रानोलोल एंड प्रोपाइलथायोयूरेसिल। तो फर्स्ट ड्रग गिवन इन केस ऑफ सीवियर थायरॉयडोक्सिकोसिस एंड थायरॉयड स्टॉर्म इट इज प्रोप्रानोलोल टू प्रिवेंट एरिथमिया। कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ थायोएमाइड ड्रग्स कि ये जो हमने देखी थी प्रोपाइलथायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल दे आर थायोएमाइड ड्रग, तो उसके कॉमन साइड इफेक्ट हुआ है मैक्यूलोपेपुलर रैश वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, फिर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, आर्थ्राल्जिया, ये सब। तो ये सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग देख लिया हमने थायोएमाइड्स। उसके बाद है आयोडाइड्स, पोटेशियम आयोडाइड एंड लुगोल्स आयोडीन। लुगोल्स आयोडीन फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायरॉयड ड्रग है। फास्टेस्ट एक्टिंग है तो हम लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। इट मेक्स द ग्लैंड फॉर्म एंड स्मॉल सो दे कैन बी यूज्ड बिफोर थायरॉयड सर्जरी। ये लुगोल्स आयोडीन वो क्या करता है, थायरॉयड ग्लैंड को छोटा कर देता है और फॉर्म कर देता है, इसलिए दे कैन बी यूज्ड बिफोर थायरॉयड सर्जरी। अदर इंडिकेशंस आर न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन थायरॉयड स्टॉर्म कैन बी गिवन आफ्टर मेथिमाजोल। बस इतना ही है। फिर फोर्थ इज इनिबिटर ऑफ 5-D आयोडीनेस, इट ब्लॉक्स पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। तो एग्जाम्पल आर स्टीरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलोल, एमियोडारोन एंड प्रोपाइलथायोयूरेसिल। तो ये सारे इनिबिटर्स ऑफ 5-D आयोडीनेस टू ब्लॉक पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। स्टीरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर ये मैं देखा, एम्लोडारोन एंड प्रोपाइलथायोयूरेसिल। फिर फिफ्थ है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करता है, थायरॉयड, इसमें हम थायरॉयड ग्लैंड को अब्लेट कर देंगे, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसकी वजह से थायरॉयड हार्मोन्स वो सीक्रेट नहीं होगा। इट कॉजेस इरिवर्सिबल हाइपोथायरॉयडिज्म, कि ये अगर हम ड्रग देंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है पेशेंट को, लेकिन अगर ड्रग स्टॉप कर देंगे तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन में जब हम देंगे तो इट कॉज इरिवर्सिबल हाइपोथायरॉयडिज्म, देयरफॉर पेशेंट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग थायरॉयड हार्मोन थेरेपी। अब जो आयोडीन आइसोटोप यूज़ होता है वो I123 इज़ यूज्ड फॉर थायरॉयड स्कैन, लेकिन थायरॉयड अब्लेशन के लिए जो यूज़ होता है वो है I131, कि I131 वो याद रखना है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड पेशेंट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। ये याद रखना है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी उसका यूज है फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म इन एल्डरली पेशेंट एंड कार्डियक पेशेंट, कि एल्डरली एंड कार्डियक पेशेंट में यूज़ होता है। फिर थायरॉयड कैंसर के लिए यूज़ हो सकता है एक्सेप्ट मेडुलरी कार्सिनोमा। फिर टॉक्सिक नोडुलर गोइटर एंड रिकरेंट ग्रेव्स डिसीज। तो इंडिकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन एल्डरली एंड कार्डियक पेशेंट में, थायरॉयड कैंसर में, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर एंड रिकरेंट ग्रेव्स डिसीज। साइड इफेक्ट इसका ये है रेडिएशन थायरॉयडाइटिस, क्योंकि हम सडनली अगर थायरॉयड ग्लैंड अब्लेट करेंगे तो सडनली T3 T4 कम हो जाएगा, तो बाकी जो ग्लैंड होता है थायरॉयड वो सडनली T3 T4 रिलीज़ करेगा और उसकी वजह से एरिथमिया होता है पेशेंट को, और ये प्रॉब्लम्स होती है इन एल्डरली। सो हम इस ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को प्री मेडिकेट कर देंगे विथ मेथिमाजोल, ताकि थायरॉयड हार्मोन वो थोड़ा सा कम हो जाए पहले से ही। तो ये पहली साइड इफेक्ट है रेडिएशन थायरॉयडाइटिस। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज़ इरिवर्सिबल, सेकेंडरी कैंसर्स, ये उसकी साइड इफेक्ट है। तो ये याद रखना है रेडिएशन थायरॉयडाइटिस। अब हाइपोथायरॉयडिज्म सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल देंगे, विच इज बीटा ब्लॉकर। ये हमने देखा था हाइपरथायरॉयड सिम्टम्स इंक्रीज इन हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन। ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रानोलोल। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हमने देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म में एंटी थायरॉयड ड्रग्स। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम T3 T4 सॉल्ट्स देंगे, मतलब उनके एनालॉग्स। तो एग्जाम्पल इज लीवोथायरोक्सिन, कि T4 का एग्जाम्पल है लीवोथायरोक्सिन, T3 का इज लियोथायरोनिन। कि हम T4 ये लीवोथायरोक्सिन इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिप्लेसमेंट इन हाइपोथायरॉयडिज्म, या लीवोथायरोक्सिन वही देते हैं, क्योंकि पेरिफेरी में T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम लीवोथायरोक्सिन ही देते हैं। इट इज़ गिवन ओरली ऑन एम्प्टी स्टमक। यूजेस इसके थायरॉयड कैंसर टू रिड्यूस TSH, कि हम T4 दे देंगे ताकि TSH उसका नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन हो और TSH सिक्रीशन कम हो। फिर मिक्सिडीमा कोमा, इनमें इसमें IV रूट में देते हैं। साइड इफेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस, एट्रियल फिब्रिलेशन, थायरॉयडोक्सिकोसिस। तो ये लियोथायरोनिन देंगे मिक्सिडेमा कोमा प्रायर टू द आयोडीन थेरेपी, प्रायर टू आयोडीन थेरेपी। बस तो ये था हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, लिवोथायरोक्सिन याद रखना है, बस वही देते हैं। तो ये चार्ट दिया हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म, थायोएमाइड ड्रग्स, आयोडाइड्स एंड डीआयोडीनेस इनिबिटर्स।